रोहित कुमार मौर्य है और हम आज कुमार सक्षम के साथ और हम इनसे बात करेंगे इनके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इनका सिलेक्शन हो गया विप्रो और कैपजेमिनी में, तो कॉन्ग्रेचुलेसन कुमार सक्षम। थैंक यू रोहित। तो आप हमको बताइए कि आपका कैपजेमिनी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या था। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये एक ऑफ कैंपस ड्राइव था। तो सबसे पहले मैंने लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाया और मैं अपना सारा रिज्यूम वगैरह सारा उस पर अपलोड किया और जो जो जॉब प्रोफाइल मेरे स्किल से मैच करते थे वो सारे में मैंने अप्लाई किया। और फिर उसमें मुझे कैपजेमिनी से ऑनलाइन असेसमेंट का मेल आया एंड देन मैंने ऑनलाइन असेसमेंट में अपीयर हुआ। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस था कैपजेमिनी का, उसका असेसमेंट टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चंस थे, किस किस तरह के सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चंस थे। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को ये बता दूं कि जितने भी सेक्शंस थे सारे के सारे एलिमिनेशन राउंड थे। मतलब कि जितने भी आप राउंड में अपीयर होंगे, अगर आप किसी भी राउंड में उसका कट ऑफ को अगर आप पार नहीं करते हैं तो आपके लिए एग्जाम उसी टाइम उसी इंस्टेंट पे एंड हो जाएगा। तो ये एक बात जो है कि नोट करने वाली है। और उसमें वेरियस सेक्शन थे। सबसे पहला सेक्शन हमारा क्वांटिटी एप्टीट्यूड का था, फिर डेटा स्ट्रक्चर का था, फिर स्यूडो कोड्स थे और कुछ गेम बेस्ड असेसमेंट थे। और फिर आपका उस असेसमेंट जो भी एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो उसके कितने दिन के बाद आपको सिलेक्शन मेल आया कि आप हाँ इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए? अबाउट 20 to 25 डेज। अच्छा, तब कुमार सक्षम आपका इंटरव्यू का मेल आया तो आपको कैसा फील हुआ? हाँ, ये ऑब्वियस सी बात है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। लेकिन जस्ट इंटरव्यू का मेल आया था और मैं नेक्स्ट दिन से ही उसकी तैयारी में लग गया था। तब हमारे व्यूअर्स को बताइए आपने इंटरव्यू का तैयारी करने के लिए कैसे तैयारी की आपने? देखिए, किसी भी आईटी कंपनी का इंटरव्यू है तो सबसे कॉमन चीज़, चाहे आप सीएसआईटी ब्रांच से हो चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका सबसे पहला और प्रायर चीज़ होता है इंट्रोडक्शन। उसके लिए आपको सबसे पहले अपना कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करना ही होगा। और अपना कम्युनिकेशन स्किल पे काम करने के लिए आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। आईटी कंपनी में जितने भी इंटरव्यू अभी तक मैंने दिए हैं, मैक्सिमम में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, चाहे वो टीआर राउंड हो चाहे वो एचआर राउंड हो। तो आप लोग सबसे पहले एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अपना तैयार कर लें। और अगर अभी तक आपने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो उसको आप एक सर्च करके जिसके बारे में, जिस फील्ड में आपका अच्छा नॉलेज है, उस फील्ड का एक अच्छा सा प्रोजेक्ट तैयार कर लें जो कि आप इंटरव्यू में बोल पाए। फिर अब जब आप एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आता है आपका एक टीआर क्वेश्चन। टीआर क्वेश्चन के अंदर अगर आप सीएसआईटी के हैं तब आपके लैंग्वेज और डीएसए से क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन। लेकिन अगर आप नॉन सीएसआईटी ब्रांच से हैं तब आपसे हो सकता है आपके ब्रांच के क्वेश्चन हो, या फिर हो सकता है कि कोई एक लैंग्वेज हो, या फिर हो सकता है कि ऊप्स कॉन्सेप्ट पूछा जाए। तो फॉर नॉन सीएसआईटी ब्रांच, फॉर नॉन सीएसआईटी ऊप्स कॉन्सेप्ट एंड डीएसए is the most important section for TR round. And for HR round, your communication skills should be good. In HR round, maximum interview only test your communication skill and confidence. तो मिस्टर सक्षम, आपका जो प्रोजेक्ट के बारे में आपने बोला कि प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यूअर्स आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आप हमको बताएंगे कि मतलब आईटी सेक्टर की कंपनीज है तो क्या प्रोजेक्ट भी उन्हीं से रिलेटेड होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है कि आप आईटी रिलेटेड कंपनी है तो आपको आईटी रिलेटेड ही प्रोजेक्ट दिखानी है। वो आप जिस ब्रांच से हो उस ब्रांच की आप प्रोजेक्ट शो कर सकते हो। एक्चुअली मैं व्यूअर्स लोग को एडवाइस करना चाहूंगा कि आप कोई भी प्रोजेक्ट आप इंटरव्यूअर को बता रहे हो तो आपको वहां पे इंटरव्यू में आपको वो प्रोजेक्ट दिखानी तो है नहीं। तो आपको बस उस फील्ड का, जिस फील्ड से रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट बता रहे हो, उसका एक साउंड नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास वो साउंड नॉलेज है तो आप कोई भी प्रोजेक्ट बता सकते हो अपने इंटरव्यूअर को, अपने ब्रांच से रिलेटेड या सीएसआईटी ब्रांच से रिलेटेड। अच्छा, तो ऐसा कोई है क्या कि मतलब वैलिड प्रोजेक्ट या बहुत नॉर्मल प्रोजेक्ट भी बना के दे सकते हैं क्या, कि अच्छा कोई प्रोजेक्ट एकदम होना ही चाहिए? प्रोजेक्ट आपका इंप्रेशन डालता है, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट मतलब ही आपका। जितना लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, एक पर डे वो लोग 1000 से ऊपर इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्ट ही आपको दूसरे से अलग कर रहा है। क्योंकि वो एग्जाम सारे लोग क्वालिफाई करके आए, रिज्यूम सबका सेलेक्ट हुआ है, तो सब लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, टीआर एचआर भी लगभग सब लोग दे ही रहे हैं। तो प्रोजेक्ट आपका क्रिएटिविटी दिखाता है और वो आपको बाकी से अलग करता है। तो वहाँ आपका सिलेक्शन का जो चांसेस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वो आप जितना ज़्यादा अच्छा रखेंगे।
मतलब आपके बोलने का मतलब है कि प्रोजेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। प्रोजेक्ट और आप पे आप ज्यादा से ज्यादा आप अच्छा बोलने की कोशिश करें। अच्छा बोलने का कोशिश करें कि प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए। प्रोजेक्ट आपको, मैंने पहले ही बोला कि आपको वहां पे शो नहीं करना है, आपको इंटरव्यू में शो तो करना नहीं है। तो आपको जिस फील्ड का नॉलेज हो, अच्छा नॉलेज हो, और उसका जिसका क्रॉस क्वेश्चन का आप आंसर भी दे पाओ, उस वैसा फील्ड का कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, और फिर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। हाँ, उस प्रोजेक्ट का आपका एक पूरा अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसके सारे उस पे इंटरव्यूअर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उसका आपको आंसर देना होगा। बेसिकली आपका प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू राउंड को क्लियर करने सबसे एक इंटरव्यू राउंड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। 70% बोला है। 70% आप बोल सकते हैं। फिर आप अपने कॉन्फिडेंस को अच्छे शो कीजिए, है ना। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल अच्छे रख सकते हैं। मैं बहुत सारे TCS वगैरह जैसे कंपनी है, वो लोग कम्युनिकेशन स्किल को सबसे प्रायर देते हैं, क्योंकि आप TCS आपको जैसे कि जिस फील्ड में रखेंगे, आपको क्लाइंट से बात करना होता है। क्लाइंट हो सकता है जैसा कि साउथ इंडिया में भी बहुत लोग को इंडिया में रहते हुए भी हिंदी नहीं आती है, तो आपको क्लाइंट से भी बात करना है, उन्हें भी हैंडल करना है, उनका भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है। तो आप नेटिव लैंग्वेज पे काम नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग इंग्लिश आपका अच्छा होना चाहिए, तो आपको वो लैंग्वेज को प्रेफरेंस देंगे ही देंगे। हाँ, तो वो तो है, नॉर्मल है आजकल, वैसे भी इंग्लिश आजकल सबको आती है उतना कम्युनिकेशन के हिसाब से। बस अच्छा, जो लास्ट में वो क्वेश्चंस कुछ पूछने के लिए बोलते हैं क्या आपसे? हाँ, वो हर इंटरव्यू में जब आपका इंटरव्यू रैप अप होने वाला हो, तब आपका एक वो आपको अपने साइड से क्वेश्चन पूछने बोलेंगे। तो मैं बहुत लोग इससे बचने के लिए या फिर क्या पूछें, ये घबराहट में बोलते हैं कि नहीं मुझे कोई डाउट नहीं है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा निगेटिव इंप्रेशन देता है। ऐसा लगेगा कि आप इंटरेस्टेड। हाँ, ये जैसे कि अगर आप बोल दे कि नहीं मुझे कोई डाउट नहीं है, तो उसे लगेगा कि ये बच्चा क्यूरियस नहीं है, कि ये बच्चा कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, और ये बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है मेरे कंपनी में। कंपनी को फील भी तो होना चाहिए। तो इसलिए कोई भी आप जब भी आपसे पूछा जाए कि आपको क्या आपको डाउट है, आपको क्या डाउट है, तो आप कुछ ना कुछ डाउट पूछिए। जैसे कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको सेलेक्ट होता हूं, तो क्या आपको प्रमोशन के लिए रीअप्लाई, इससे हायर पोस्ट के लिए रीअप्लाई करना होगा, या अंदर से ही एग्जाम देके जा सकते हैं। कुछ भी डाउट, कोई भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं, आप क्लियर कर सकते हैं। तो आपने क्या पूछा था? मैंने यही पूछा था कि जैसे कि सपोज सर मैं अगर सेलेक्ट हो जाता हूँ विप्रो एलाइट के लिए, जैसे जब मैं विप्रो का इंटरव्यू दे रहा था। अच्छा, तो आप विप्रो के बारे में कैपजेमिनी सर? हाँ, कैपजेमिनी में हमसे ये सवाल तो मैम ने नहीं पूछा था किस्मत से कि डाउट क्या है, लेकिन विप्रो में मुझसे पूछा गया था कि आपका क्या डाउट है। तो मैंने बताया था कि अगर मैं विप्रो एलाइट के लिए सेलेक्ट होता हूँ, तो फर्दर विप्रो टर्बो में जाने का क्या प्रोसेस है। अच्छा, कैपजेमिनी का आपका टोटल इंटरव्यू का टाइम पीरियड कितना था? टाइम पीरियड ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स। 15 to 20 मिनट्स। और विप्रो और कैपजेमिनी का इंटरव्यू सेम था या थोड़ा अलग अलग था दोनों में? बहुत ज़्यादा डिफरेंस था विप्रो और कैपजेमिनी के इंटरव्यू में। विप्रो में हमसे टेक्निकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किए गए थे, और जबकि कैपजेमिनी में मुझसे टेक्निकल क्वेश्चन वेरी फ्यू, मीन्स एज कंपेयर टू विप्रो वेरी फ्यू इन कैपजेमिनी। ओके, तो आपको कौन सा इंटरव्यू रियल में थोड़ा सा टफ लगा, विप्रो का या कैपजेमिनी का? दोनों ही टफनेस में दोनों ही सिमिलर थे। मेरे सारे लैंग्वेज, मेरे DSA के कंसेप्ट क्लियर थे, मेरे सारे लैंग्वेज कंप्लीट थे, तो मैं टेक्निकल राउंड को भी हैंडल कर लिया, और जो वो HR राउंड के भी क्वेश्चन थे उनको भी मैं हैंडल कर लिया। तो टफनेस में दोनों सिमिलर थे, मुझे ऐसा कोई खास टफ नहीं लगा। अच्छा, मतलब आप अगर किसी एक कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका लगभग सब कुछ सेम ही है ना? अगर आप एक IT कंपनी के इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका बेसिकली आप मैक्सिमम कंपनी को कवर कर ले रहे हैं। अगर वो बहुत ज्यादा अगर लाइन से डिफरेंट ना हो, तो सपोज EY और Amazon, गूगल, दिस टाइप ऑफ कंपनी का अगर नहीं है, तो वो लोग का इंटरव्यू डिफरेंट राउंड पे होते हैं, तो वो थोड़े से उनका तैयारी डिफरेंट तरीका से चल सकता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप EC ब्रांच से हैं, तो आपसे EC ब्रांच से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे गए थे? लकीली तक तो नहीं है, मैंने जितने भी दिए हैं सबसे मुझे, लेकिन मुझे लगता है पूछे जाते हैं। हाँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जिनसे उनसे ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चन भी किए गए। मेरे एक फ्रेंड से तो सिर्फ ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चन ही किए गए, कोई भी लैंग्वेज क्वेश्चन नहीं किए गए। और ये मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, ये मैक्सिमम मैकेनिकल ब्रांच के साथ होता है कि उनसे कोई भी TR राउंड के क्वेश्चन, कोई भी लैंग्वेज नहीं पूछा जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन उनके ब्रांच नहीं पूछा जाएगा, मैक्सिमम ये मैकेनिकल के साथ होता है। लेकिन जब आप ब्रांच अपना EC बोलते हो, तो वो भी समझते हैं कि कम से कम एक लैंग्वेज तो बंदे को आए ही आए।
अच्छा, आपने इस टोटल प्रोसेस में मतलब आपको कौन सा लैंग्वेज में फुल कमांड था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी ये आप लोग सीखने जाएं तो दो तरीके के बंदे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाते हैं। सबसे पहला बंदा वो होता है जिसको एक सॉफ्टवेयर के लाइन में ही मास्टरी हासिल करनी होती है, ओके। और दूसरा वो बंदा होता है कि या तो उसे एक लैंग्वेज चाहिए बस जॉब के लिए, या तो उसे अपना कुछ एक खुद का सॉफ्टवेयर या ऐप बनाना हो उसके लिए। तो जो पहला बंदा है जिसे अपना पूरा कैरियर सॉफ्टवेयर को ही देना है, जिसको हर लैंग्वेज पे कमांड करनी ही है, उसे सबसे पहले सी से शुरू करना चाहिए, फिर सी से उसके बाद C++ पे स्विच करना चाहिए, फिर जावा पे स्विच करना चाहिए, एंड देन उसके बाद पाइथन, कॉटलिन जो भी है। लेकिन अगर आपको सिर्फ अगर एग्जाम के लिए कोई लैंग्वेज चाहिए, या फिर प्लेसमेंट के लिए कोई लैंग्वेज चाहिए, या फिर खुद के सॉफ्टवेयर या एप्स के लिए कोई लैंग्वेज चाहिए, देन यू शुड गो विद पाइथन, यू कैन स्टार्ट विद पाइथन। अच्छा, तो पाइथन के लिए आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बैक कुछ करनी है? Python you can learn after Java and Kotlin, but if you want only placement or your personal app, your personal website, then you should go for Python first, because Python is very much easy. But if you want your journey, your to thorough on software development, then you should start with C. Okay. तो आपने पाइथन किया था या सी? मैंने C से स्टार्ट किया। अच्छा, इसके पीछे भी एक स्टोरी थी कि मेरा सेकंड सेमेस्टर में एक सी का एग्जाम में हमारा अच्छा नहीं गया। अच्छा, तो इसके डर से मैंने पढ़ाई शुरू की, फिर लॉकडाउन लग गया और लकीली मैं उसमें तो क्लियर कर लिया फिर, लेकिन सी में मुझे इंटरेस्ट लगा तो फिर मैंने फर्दर C++ सीखा, फिर मैंने जावा सीखा, फिर DSA वगैरह सीखा। तो अभी ये सब मैंने सीखा, फिर खुद में इंटरेस्ट लगा तो मैंने ये सब सीखते गए। अच्छा, आपने विप्रो का याद दिलाया, तो विप्रो का असेसमेंट जो टेस्ट हुआ था वो कैपजेमिनी से अलग था, वो भी सेम ही था क्या? नहीं, ऑनलाइन असेसमेंट विप्रो का कैपजेमिनी से काफ़ी अलग था। वो हमारा उसमें भी वेरियस सेक्शन थे। उसमें हमारा क्वांटिटी एप्टीट्यूड था, वर्बल था, कोडिंग सेक्शन थे। और मैं व्यूअर्स को बता दूं कि सबसे विप्रो का दोनों कोडिंग क्वेश्चन में सारे टेस्ट के पास होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कोडिंग सेक्शन एंड एसे सेक्शन, ये दो सेक्शन ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं विप्रो के सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि मैक्सिमम लोग आपके वर्बल इजी होते हैं, क्वांट भी बहुत ज्यादा इजी होते हैं, वो मैक्सिमम बच्चे क्रैक कर लेते हैं। तो आपका रिजेक्शन या सिलेक्शन डिसाइड होता है आपका कोडिंग और एसे पे। और ये मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को कि एसे को कभी भी कॉपी या फिर इंटरनेट से कॉपी ना करें, क्योंकि वो प्लेगरिज्म में आपकी रिजेक्शन आ जाएगी। तो थैंक यू सक्षम, आपने सब कुछ बताया। वैसे हम लोग इस प्रोसेस से गुजर चुके, हम लोग ने ये सब एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया, और हम लोग इस वीडियो को इसलिए बना रहे थे कि आप लोग तक नॉलेज पहुंचा सके कि कैसे कंप्लीट के लिए हेल्प आ सके कुछ को। और अगर फिर भी हम लोग इतना कुछ बताएं आपको, फिर भी अगर कुछ छूट जाता है हम लोग से, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर दीजिए, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोग से। और अगर आपको हम लोग को पर्सनली मैसेज करके अगर आपको कुछ क्वेश्चंस जानने हैं तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। हम लोग अपने पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल्स को ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल देंगे, आप डायरेक्टली हम लोग को मैसेज कर सकते हैं, आप हम लोग से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को अगर ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव में अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है इसी चैनल पे, यहाँ पे आई बटन पे आप लोग देख सकते हैं। वैसे हम लोग इस प्रोसेस को अभी और लंबा रखेंगे, और भी बहुत हमारे फ्रेंड्स आएंगे जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, उनका एक्सपीरियंस लेंगे, उनका भी सिलेक्शन के बारे में जानेंगे, और आपको शायद और ज़्यादा नॉलेज मिले और आपका हर कुछ क्लियर हो। तो इसी चीज़ पे हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।